हेलो स्टूडेंट, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का वीडियो नंबर 13 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कॉपर के निष्कर्षण के बारे में और कॉपर का निष्कर्षण कहाँ तक पहुंचा था। मैट को लेकर के हम बेसिमर परिवर्तक में डाल करके एयर पास करा दिया था हमने। अब जब वायु पास करा दिया तो अब डिफरेंट रिएक्शन हो रही, कौन कौन सी रिएक्शन हो रही इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड होगा कुछ उसमें, तो फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। अब सिलिका भी डाल रखे हैं भट्टी के अंदर, सिलिका भी डाला हुआ है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, जो फेरस ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना लेगा। यही क्या है, धातुमल, और ये क्या है, गालक। तो गालक, धातुमल, ये सब याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, सीधे पूछ लेता है। गालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रगलन किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। अगला देखिए नेक्स्ट। अब जो फेरस क्यूप्रस सल्फाइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसमें क्या है, जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, क्रूड कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर को हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। तो बेसिमर परिवर्तक में क्या बनता है, ब्लिस्टर कॉपर। जैसे एग्जाम में पूछा जाए फफोलेदार कॉपर का निर्माण किस भट्टी में होता है, तो किसमें, बेसिमर परिवर्तक भट्टी के अंदर ब्लिस्टर कॉपर बनता है, फफोलेदार कॉपर। अब फफोलेदार कॉपर किसे कहते हैं, फफोलेदार कॉपर क्या होता है, जो फफोलेदार कॉपर होता है इसे फफोलेदार क्यों कहते हैं, क्योंकि फफोले पड़ जाते हैं। कॉपर जैसे जब ब्लिस्टर कॉपर बनता है और जब ये ठंडा होने लगता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने लगती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से कॉपर के सरफेस में फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। तो ब्लिस्टर, देखिए ब्लिस्टर कॉपर का क्या मतलब हुआ। नेक्स्ट, ब्लिस्टर कॉपर, तो देखेंगे आप ब्लिस्टर फॉर्म, ब्लिस्टर मतलब फफोला, फफोले पड़ जाना। ब्लिस्टर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से कॉपर की सतह पर फफोलों का बन जाना ही क्या कहलाता है, सल्फर ब्लिस्टर कॉपर। क्लियर है। अब ये जो ब्लिस्टर कॉपर होता है ये अशुद्ध होता है। ये ब्लिस्टर कॉपर जो है ये 2% जो है इसमें अशुद्ध होता है। तो अब ये जो है ब्लिस्टर कॉपर को हम शुद्ध करेंगे। ब्लिस्टर कॉपर को शुद्ध करते हैं और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस नंबर 5, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर का शोधन। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, तो ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग 2 प्रोसेस में होती है। तो रिफाइनिंग ऑफ, आगे लिखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर टेक प्लेस इनटू 2 प्रोसेस में। ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर का शोधन 2 प्रक्रियाओं में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला है पोलिंग और दूसरी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पोलिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो हमें जो बेसिमर परिवर्तक से जो ब्लिस्टर कॉपर मिला है, सबसे पहले हम उसकी पोलिंग के द्वारा शोधन करते हैं। और पोलिंग के द्वारा शोधन करने के बाद जो भी अशुद्धियां रह जाती हैं
उसको हम जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध करते हैं। कोलिंग से हमको 98% शुद्ध कॉपर मिल जाता है, लेकिन उसको 99.99% शुद्ध करना है तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा। और ब्लिस्टर कॉपर 96% शुद्ध होता है, 96% प्योर होता है। तो देखेंगे कोलिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो ब्लिस्टर कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय, देखिए इसमें लिखेंगे ब्लिस्टर कॉपर इज प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग, पिघला करके मेल्टिंग इन अब देखिए कोलिंग की प्रोसेस किस पे होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में, रिवर्बरेटरी फर्नेस। क्लियर, तो पहला पॉइंट हो गया। ब्लिस्टर कॉपर इज प्यूरिफाइड, ब्लिस्टर कॉपर को पिघला करके या ब्लिस्टर कॉपर को परावर्तनी भट्टी में डाल करके तब उसका शोधन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 2। अब होता क्या है, उसको पास करके ब्लिस्टर कॉपर को रिवर्बरेटरी फर्नेस में परावर्तनी भट्टी में डाल करके वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। तो ब्लिस्टर कॉपर, तो आगे देखेंगे ब्लिस्टर कॉपर एक्सपोज्ड टू एयर, ड्यू टू दैट all impurities converted into oxide and removed। तो ब्लिस्टर कॉपर को जो है परावर्तनी भट्टी में डाल करके वायु की तेज धारा प्रवाहित करके जब गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल जाती हैं। अशुद्धियां क्या, सल्फर डाइऑक्साइड में, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के रिमूव हो जाते हैं। जैसे सल्फर है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। आर्सेनिक है हमारे पास, ये जो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सब बाहर निकल जाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब और जो कुछ बचा उसको हटाने के लिए जो इम्प्योरिटीज और रह गई, और जो इम्प्योरिटीज कुछ हैं वो स्लैग के फॉर्म में, कुछ इम्प्योरिटीज जो है और स्लैग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आपका फेरस ऑक्साइड की, यदि इसमें फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति है तो वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके फेरस सिलिकेट बना लेता है, तो स्लैग भी बन जाता है, ये भी बाहर निकल गया, सारी इम्प्योरिटीज निकल गई। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस को मोल्टेन हम क्या करते हैं, एक हरे डंडे से मिलाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिंग। दिस प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस द मोल्टेन, पिघला हुआ मोल्टेन सॉल्यूशन, जो पिघला हुआ विलयन है, इज स्टीयर्ड, हिलाना, स्टीयर्ड विथ लॉन्ग पोल ऑफ ग्रीन वुड ड्यू टू दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिंग। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोलिंग। अब इस वजह से क्या होता है, जो रिड्यूसिंग गैस है इवॉल्व हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिंग, एंड बाय पोलिंग रिड्यूसिंग गैसेस आर evolved and 98% प्योर कॉपर obtained। क्लियर। देखिए हो क्या रहा है इस प्रक्रिया में, पोलिंग की प्रोसेस आप बिल्कुल हमारे इसको समझे। पोलिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो हमको फफोलेदार कॉपर मिला, फफोलेदार कॉपर को परावर्तनी भट्टी में डाल करके वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो भी उसमें अशुद्धियां होती हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड फॉर्म में रिमूव हो जाती हैं, और फेरस ऑक्साइड जो है सिलिका के साथ अभिक्रिया करके धातुमल बना करके बाहर निकल आता है।
अब जो भी उसमें अशुद्धियाँ बचती हैं उसको दूर करने के लिए हम विलेन को हरे डंडे से हिलाते हैं, तो जो भी उसमें गैस होती है वो जो है बाहर निकल आती है और हमें लास्ट में क्या मिल जाता है 98% प्योर कॉपर मिल जाता है। पोलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इस सॉल्यूशन को विलेन को हरे डंडे से हिलाने की प्रक्रिया को ही पोलिंग कहते हैं। तो पोलिंग से हमें 98% शुद्ध कॉपर मिला और प्योर हमको कॉपर चाहिए, तो अगला दूसरी विधि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पर शॉर्टकट बताएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जो कि हमें कब मिला है? पोलिंग के बाद जो मिला है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा हमको मिलता है। कितने परसेंट प्योर मिल जाता है? 99.96 से 99.99% प्योर कॉपर मिलता है रिफाइनिंग प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर है? तो रिफाइनिंग के प्रोसेस में क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, तो इसमें एक टैंक होगा, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक इलेक्ट्रोड है, बस हमको यही देखना है। तो एनोड किसका बना हुआ का? एनोड आपका इम्प्योर कॉपर का। एनोड किसका बना है? इम्प्योर अशुद्ध कॉपर का। कैथोड किसका बना हुआ है? कैथोड किसका बना हुआ होगा? शुद्ध कॉपर का बना हुआ होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। अब इन सब को लेकर के टैंक में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ऑन पासिंग करंट, जब हम करंट पास करेंगे, देखिए ऑन पासिंग करंट या ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, शुद्ध कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एंड इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड बिलो द एनोड in the form of एनोड मड के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो इसको कई बार आप पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कॉपर के ऊपर कैथोड पर जाकर के शुद्ध कॉपर एकत्रित हो जाता है और अशुद्धियाँ एनोड के नीचे एनोड मड, जिसको हम कहते हैं एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। हमें शुद्ध कॉपर मिल गया 99.99%। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, तो सिंपली हम यहाँ पे एक शॉर्ट भी देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? कॉपर पायराइड ले लिया। हमारे पास ओर था, ओर कौन सा लिया हमने? कॉपर पायराइड। ठीक है। उसके बाद क्या किया? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में देखें। क्रशिंग किया, ग्राइंडिंग किया। उसके बाद हमें क्या मिल गया? पाउडर ओर मिल गया। जब पाउडर फॉर्म में ओर मिल गया तो अब हमने क्या किया? कंसंट्रेशन कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का सांद्रण किया। किस विधि के द्वारा भाई? फ्रोथ फ्लोटेशन विधि द्वारा। क्लियर? अब जब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया तो हमने अगला स्टेप क्या किया? रोस्टिंग किसमें होता है? इसको याद रखेंगे, रिवर्बरेटरी, परावर्तनी भट्टी में। क्लियर? रोस्टिंग की प्रक्रिया किसमें हुई? परावर्तनी भट्टी में। जब रोस्टिंग हो गया तब क्या हुआ? रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग किस भट्टी में हुआ? इसको याद रखिए। स्मेल्टिंग किस में हुआ? ब्लास्ट फर्नेस में। ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको कॉम्पिटिशन की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के भी। तो अयस्क था, पाउडर फॉर्म में बदला, फिर उसका सांद्रण किया फ्लोटेशन विधि द्वारा, उसके बाद उसका भर्जन किया परावर्तनी भट्टी में, फिर हमने उसका प्रज्वलन परावर्तनी भट्टी से जब रोस्टिंग किया जो हमको मिला, उसके बाद हमने क्या किया?
परावर्तनीय भट्टी में उसका प्रगलन किया तो प्रगलन से हमको क्या मिल गया, मैट मिल गया भाई। प्रगलन से हमको क्या मिलता है, प्रगलन प्रक्रिया के द्वारा मैट मिलता है। मैट क्या है, फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण। मैट यही तो है, फेरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड का मिश्रण। कुछ गलत है इसमें, रुकिए 1 मिनट। हम सही करेंगे थोड़ा सा। मैट हमारा जो है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मैट दैट इज मिक्सचर, फेरस सल्फाइड होगा, सॉरी फेरस ऑक्साइड नहीं, यहाँ पर सुधार लेंगे। मैट क्या है, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण। फेरस सल्फाइड मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फाइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, सॉरी फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का जो मिश्रण है वो आपका मैट है। जहां कहीं भी होगा उसको आप सही कर लेंगे। फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण मिल गया, मैट। और जब हमको मैट मिल जाता है तो उसको हम बेसेमर परिवर्तक में डाल करके बेसेमराइजेशन, बेसेमरीकरण कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, बेसेमराइकरण किसमें होता है, बेसेमर परिवर्तक में होता है। अब हम उसका क्या करेंगे, अब हमको इससे क्या मिल गया, ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर मिल गया। अब इसकी रिफाइनिंग कर लेंगे और रिफाइनिंग में भी हमने क्या किया, पोलिंग किया। पोलिंग किस में हुआ, परावर्तनीय भट्टी में हुआ। और अगला क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्लियर, बात समझ में आ गई और यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। बस ये मैट वाला क्लियर कर लीजिएगा, ये मिश्रण है फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड का मिश्रण है। क्लियर है। नेक्स्ट अब एक लास्ट रह गया जो हमें डिस्कस करना है, वो क्या है हमारे पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, और जो कि एग्जाम में बहुत ही रेयर पूछा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ओर। जिंक का महत्वपूर्ण ओर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट ओर ऑफ जिंक, जिंक के महत्वपूर्ण अयस्क। तो फर्स्ट है हमारे पास, देखिए पहला है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड फॉर्मूला ZnS, और दूसरा है दैट इज कैलामाइन। कैलामाइन क्या है हमारा, जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट है जिंकाइट, जिंकाइट ZnO। क्लियर, ये 3 आप याद रखिए, उसमें से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है, इसी ओर के द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो लास्ट में आप ये लिख लेंगे यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फाइड ओर के द्वारा हो रहा है। सल्फाइड ओर के द्वारा हो तो रोस्टिंग होगी, दिमाग में आप रखिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक और जिंक कैरिड बाय जिंक ब्लेंड, फॉर्मूला ZnS। ठीक है, अब हमें और मिल गया, क्रशिंग ग्राइंडिंग कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्रशिंग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। शॉर्टकट देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर का कंसंट्रेशन किस विधि के द्वारा होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो यहाँ पर हमको बहुत डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण झाग प्लवन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है रोस्टिंग, क्योंकि अयस्क किस फॉर्म में है, रोस्टिंग सल्फाइड फॉर्म में, तो रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन देख लेंगे, देखिए जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड और साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर, ये रोस्टिंग हो गई। रोस्टिंग से हमें ऑक्साइड अयस्क मिल गया। अब हमारे पास अगला स्टेप है, दैट इज थर्ड, रिडक्शन विथ कार्बन। तो कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ। तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन
और इसको 673 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो जिंक मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही क्या हो गया, क्रूड जिंक, इम्प्योर जिंक या इसी को बोलते हैं क्रूड जिंक, हमें मिल जाएगा। क्लियर है। एंड द लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड जिंक इम्प्योर, जो इम्प्योर जिंक मिला है उसकी रिफाइनिंग करेंगे किस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के द्वारा हम जो है रिफाइनिंग करते हैं किसकी, जिंक की। जिंक की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, फटाफट लिख रहे हैं हम इसको। एनोड, एनोड क्या चाहिए, ये आप बिल्कुल रट डालिए। जहां पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होगी एनोड वहां पर अशुद्ध होगा। अशुद्ध क्या होगा, जिसकी रिफाइनिंग होगी, तो इम्प्योर अशुद्ध जिंक। ठीक है। कैथोड क्या होगा, देखिए यहीं पर कैथोड, कैथोड क्या होगा, शुद्ध जिंक, शुद्ध जिंक होगा। और इलेक्ट्रोलाइट ये चाहिए हमको, और एक टैंक चाहिए, सबको डाल करके इलेक्ट्रिक करंट पास करा देंगे। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमको क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, जिसका बना हुआ है रॉड उसी का लवड़, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्योर जिंक, प्योर जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड, प्योर जिंक कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। एंड इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज बिलो एनोड इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड, एनोड मड के रूप में। इस तरीके से हमें जिंक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे शुद्ध जिंक जो है कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा और अशुद्धियां एनोड के रूप, नीचे एनोड पंख के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, किस तरीके से सांद्रण किया जाता है, किस तरीके से रिफाइनिंग होती है, सारी प्रोसेस। तो ये चार आपके थे, चार धातुओं का निष्कर्षण था, जिंक का, कॉपर का और आयरन का, एल्यूमिनियम का। उसमें भी इम्पॉर्टेंट है जिंक है, जिंक नहीं सॉरी एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा कौन सी प्रक्रिया किस भट्टी में होती है। जैसे आयरन का प्रगलन किस भट्टी में होता है, वात्या भट्टी में। कॉपर का प्रगलन किस भट्टी में होता है, वात्या भट्टी में। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस भट्टी में होता है, परावर्तनीय भट्टी में। बेसिमरीकरण किस भट्टी में होता है, बेसिमर परिवर्तक में होता है। कॉपर के केस में आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फफोलेदार कॉपर है वो कहाँ से प्राप्त होता है, बेसिमर परिवर्तक से प्राप्त होता है, बेसिमरी परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा। मैट कहाँ से प्राप्त होता है, प्रगलन के द्वारा। मैट क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड पेरस सल्फाइड का मिश्रण होता है। क्लियर। रिफाइनिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी, पोलिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कितने % शुद्ध कॉपर मिलता है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।